Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's session, we'll be discussing a few MCQs for banking regulation and business laws for your CAB examination. And this video is a part of our new initiative, CAB Free Online Classes, in which every Monday to Saturday at 7 p.m. we discuss a few MCQs with you, which will be very beneficial for your upcoming CAB examination. So let's start with the first question. Which of the following statement is incorrect regarding Banking Regulation Act? It empowers a reserve bank to issue directions for regulating terms and conditions of sanctions of loans and advances. तो कहते हैं ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये रिजर्व बैंक को एम्पावर करता है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सके फॉर रेगुलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सैंक्शंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. तो ये देखने में पता लग रहा है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं हो सकता है. उसके बाद अगला है इट इम्पोजेस बैन on loans and advances to the directors of banking companies and firms in which they are interested. तो देखो बैन वाली बात थोड़ी सी हार्श हो जाती है कि जो डायरेक्टर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज हैं वो लोन्स एंड एडवांसेस लें, उन पे बैन है, ऐसा तो नहीं है. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. अगला स्टेटमेंट है इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड एसेट्स इन इंडिया. तो ये बिल्कुल सही है. जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये बात करता है मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर, एसएलआर की एंड एसेट्स इन इंडिया की. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन बी. तो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग कंपनीज, रेगुलेट करता है उन्हें. आरबीआई को बहुत सारी पावर्स देता है कि आप डायरेक्शंस इशू कर दो. और इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू द डायरेक्टर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी या जो भी कंपनी या फर्म जिसमें वो इंटरेस्टेड है. इसके अलावा जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये रिजर्व फंड के क्रिएशन की बात भी करता है एंड कुछ ट्रांसफर ऑफ अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू दैट फंड की बात करते हैं कि रिजर्व फंड बनाओ और प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा उस रिजर्व फंड में डालो. इसके अलावा जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, ये सीआरआर, एसएलआर और एसेट मेंटेनेंस की बात करता है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पावर्स ऑफ आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? इनकरेक्ट कौन सी है? आरबीआई की पावर्स जो ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मिली हैं उसके रिगार्डिंग. द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई under section 21 and 35A are binding on the bank even if it is not specifically mentioned that they are statutory instructions. ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जो सेक्शन 21 और 35A के अंडर दिशा निर्देश जारी होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं बैंक्स पे, चाहे वहां पे स्पेसिफिकली नहीं भी लिखा गया कि ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई आर एड्रेस्ड टू द बैंक्स ओनली एंड नॉट टू कस्टमर्स और पब्लिक. ये भी बिल्कुल सही है. जो आरबीआई के डायरेक्शंस इशू हैं वो आरबीआई किसको इशू कर रहा है? वो बैंक्स को कर रहा है, ना कि कस्टमर्स या पब्लिक को. सर्कुलर्स ऑफ आरबीआई सुपरसीड लीगल राइट्स, ये गलत है. आरबीआई के सर्कुलर कभी भी लीगल राइट्स को सुपरसीड नहीं करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. आखिरी स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है कि आरबीआई डायरेक्शंस भी दे सकता है बैंक्स को, कॉशन भी दे सकता है, एडवाइस भी दे सकता है. तो वो वाला स्टेटमेंट इजीली बिल्कुल सही है. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बहुत सारी पावर्स देता है आरबीआई को कि आप डायरेक्शंस इशू कर सकते हो जो बाइंडिंग होगी, स्टैट्यूटरी इन नेचर होंगी, चाहे वहां पे नहीं भी लिखा कि वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस है. इसके अलावा सेक्शन 21 पावर देता है कि टू रेगुलेट एडवांसेस. इसके अलावा वाइड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज की बात होती है अंडर द बीआर एक्ट. अब जो सर्कुलर होते हैं आरबीआई के वो कभी भी लीगल राइट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं और जो भी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस इशू करता है वो बैंक्स को कर सकता है. और वो जो डायरेक्शंस एड्रेस्ड होती हैं वो बैंक्स के लिए होती हैं, कस्टमर्स या पब्लिक के लिए नहीं होती हैं. अगर आरबीआई की कोई इंस्ट्रक्शन एक बैंक वायलेट कर भी देता है तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट नहीं करेगा. अगर आरबीआई ने बोला था कि इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बैंक नहीं कर सकता, तो अगर बैंक ने फिर भी किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आरबीआई इनवैलिडेट नहीं कर सकता है, लेकिन बैंक विल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन. बैंक विल बी लायबल टू प्रोसिक्यूशन. जो थर्ड पार्टी है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा. इसके अलावा द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शंस विल बी प्रोस्पेक्टिव. जो भी आरबीआई डायरेक्शंस इशू करता है वो प्रोस्पेक्टिव होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से उनका एप्लीकेशन नहीं होता है जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना हो
किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इसके अलावा आरबीआई कॉशन एडवाइस वगैरह तो बैंकिंग कंपनीज को दे ही सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग डीआईसीजीसी। ठीक है, डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया आर कवर्ड बाय डीआईसीजीसी इंश्योरेंस। तो डीआईसीजीसी आपके पैसे को इंश्योर करता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो कहते हैं क्या ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में काम कर रही हैं उन्हें भी कवर करता है? तो करता है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। उसके अलावा फंड्स अप टू ₹5 lakhs आर रिटर्नेबल बाय अ बैंक टू एन अकाउंट होल्डर विद इन 90 days इन द इवेंट ऑफ अ बैंक कमिंग अंडर द मॉरेटोरियम इम्पोज्ड बाय आरबीआई। तो अगर किसी बैंक में मॉरेटोरियम लागू होता है तो अप टू 5 lakhs तक के जो उसके फंड्स हैं वो अकाउंट होल्डर को विद इन 90 days वापस कर दिए जाते हैं। डीआईसीजीसी 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि इतना तो आपका डूबेगा नहीं कभी भी। डीआईसीजीसी इंश्योर्स ऑल बैंक डिपॉजिट्स सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड करंट अपार्ट फ्रॉम रेकरिंग। अब ये गलत है क्योंकि रेकरिंग को भी कवर करता है डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा जो चौथा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज नॉट कवर्ड बाय डीआईसीजीसी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वही गलत था। तो कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं इंडिया में, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस के अंडर आते हैं। और अगर आरबीआई मॉरेटोरियम जारी करता है या कभी बैंक डूब रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस डीआईसीजीसी प्रोवाइड करता है। और ये इंश्योरेंस से बैंक कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये कंपल्सरी होते हैं। तो कौन कौन से डिपॉजिट्स कवर्ड है? चाहे सेविंग्स हो, फिक्स्ड हो, करंट, रेकरिंग हो, सब कवर्ड है एक्सेप्ट जो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, ये कवर्ड नहीं है। डिपॉजिट्स ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी कवर्ड नहीं है। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी कवर्ड नहीं होते हैं, या जहां पे अलग से आरबीआई ने एग्जम्पशन दे दिया हो वो कवर्ड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी ट्रांसफर टू डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। देखो जो 10 साल तक अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है तो वो अमाउंट डेफ में ट्रांसफर हो जाता है, इस फंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो कौन कौन से टाइप के फंड्स ट्रांसफर हो सकते हैं इन्होंने पूछा है? सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, क्यूमुलेटिव रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, मार्जिन मनी अगेंस्ट इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये सारे के सारे टाइप के जो फंड्स हैं अगर ये 10 साल तक इनऑपरेटिव रहते हैं तो फिर इन्हें डेफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था और डेफ को सेटअप किया गया था कि जो भी अनक्लेम्ड या अनऑपरेटेड अकाउंट्स हैं जिन्हें 10 साल तक किसी ने नहीं छेड़ा है, तो 10 साल पूरे होने के 3 महीने बाद के अंदर अंदर वो पैसा डेफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पैसा वापस नहीं आ सकता है ड्यू प्रोसीजर फॉलो होने के बाद। अगर कोई एकदम से क्लेम करने आ जाए, किसी का लीगल एयर क्लेम करने आ जाए, तो विद ड्यू प्रोसीजर उसे वापस क्लेम किया जा सकता है। तो चाहे आपका सेविंग्स हो, फिक्स्ड अकाउंट हो, रेकरिंग अकाउंट हो, कोई कैश क्रेडिट अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, कोई भी आपकी मार्जिन मनी हो, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक, अनएडजस्टेड नेफ्ट क्रेडिट बैलेंस, कोई भी ऐसे अनरिकनसाइल्ड क्रेडिट बैलेंस है, कोई आपका फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स अकाउंट्स भी है ना अनक्लेम्ड, वो भी डेफ में जाता है। लेकिन जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स वाला पैसा होता है पहले उसे रुपी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसे डेफ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सब टाइप के जो पैसे हैं अगर 10 साल तक कोई भी क्लेम करने नहीं आया है तो डेफ में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर टू डेफ। अब ये डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जो पैसा जाता है क्या उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है? तो 3.54 या फिर नो इंटरेस्ट। तो अभी 3% मिलता है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये आरबीआई बताता है, टाइम टू टाइम आरबीआई बताता है। अभी जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो ये बोलती हैं कि 3% विद इफेक्ट फ्रॉम मई 11, 2021 टिल द टाइम ऑफ
पेमेंट टू द डिपॉजिटर क्लेमेंट। जब तक क्लेमेंट दोबारा से क्लेम करने नहीं आता है तब तक फिर उस वहाँ पे 3% उस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो। इफ यस देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, and you can also contact us on this number, and you can also send an email on hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.